आज अपना केवलादेव गना पक्षी विहार अपन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे और उसमें केवलादेव गना पक्षी विहार, केवलादेव गना पक्षी विहार, केवलादेव गना पक्षी विहार। सबसे पहले ये केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर जिले में। तो देखिए कहाँ है? आपके भरतपुर में। फिर इसका क्षेत्रफल भी तुरंत देख लेते हैं। क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए क्षेत्रफल जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे कम है, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे कम है, इसलिए हम कहेंगे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यही है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना कौन सा हो गया? केवलादेव गना पक्षी विहार जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसको अभ्यारण्य जो बनाया गया था, अभ्यारण्य वो कब बनाया गया था? तो अभ्यारण्य जो इसको बनाया गया वो बनाया गया 1956 में बनाया गया। उसके बाद देखिए ये अभ्यारण्य 56 में बना है, तो राष्ट्रीय उद्यान ये कब बना था? राष्ट्रीय उद्यान बना ये 1981 में। ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला अपन रणथंभौर पढ़ चुके हैं और दूसरा जो है वो यही है। तो अपन बोलेंगे क्या इसको? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये अपना हो गया दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हो गया केवलादेव गना पक्षी विहार है। तो अपन ने देखा ये भरतपुर में है, क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य 1956 में और राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था 1985 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में। अब प्रश्न बनता है कि ऐसे राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? तो केवल अकेला है। ठीक है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऐसा है ये एकमात्र। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलो अब एक प्रश्न से आप 8-10 प्रश्न ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। कैसे? कुल मिलाकर के मैं एक शब्द बोलूं कि सबसे ज्यादा विदेशी पक्षी या जो अपन बोलते हैं साइबेरियन सारस वो कहाँ आते हैं? तो केवलादेव गना पक्षी विहार में आते हैं। ठीक है, अब वो अगला अलग अलग एंगल से प्रश्न पूछता है। कहेगा साइबेरियन सारसों की आश्रय स्थली, तो भी केवलादेव। प्रजनन स्थली, स्वर्ग एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, या हिम पक्षियों के तीर्थ स्थल, या पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल। मतलब एक ही प्रश्न को वो अलग अलग लैंग्वेज में पूछता है। ठीक है, प्रश्न तो एक ही है, बस आपके दिमाग में इतना सा होना चाहिए कि पक्षी ज्यादा इधर ही हैं और साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो। सर्वाधिक विदेशी पक्षी आते हैं। फिर मैं बोलूं
अब विदेशी पक्षी का नाम लिख दूंगा। सर्वाधिक साइबेरियन सारस या क्रेन आते हैं। अच्छा, आते हैं तो यहीं से ये कहां से आते हैं? रूस से। रूस में जो साइबेरिया स्थान है वहां से आते हैं, तभी तो अपन इनको क्या बोलते हैं? साइबेरियन सारस या क्रेन बोलते हैं, क्योंकि साइबेरिया से आते हैं। फिर है हिम पक्षियों की तीर्थ स्थली कहते हैं। पक्षियों का संसार कहते हैं। पक्षियों का संसार कहते हैं। पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं। पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं। पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पक्षियों का स्थल है। मतलब प्रश्न तो एक ही था, कुल मिलाकर के मैंने एक शब्द में बोल दिया। आपको पक्षी दिमाग में रखना है। यदि पक्षी आपके दिमाग में है तो ये प्रश्न आसानी से याद रह जाएगा आपको। ठीक है, कुल मिलाकर सब कुछ मैंने पक्षियों के बारे में लिखा। इसके अलावा चिल्लाने वाला जो पक्षी है रोजी पिस्टर, वो यहां पाया जाता है। चिल्लाने वाला रोजी पिस्टर पाया जाता है। रोजी पिस्टर यहां पाया जाता है। चकवा चकवी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चकवा चकवी पाए जाते हैं। अब जैसे चकवा चकवी बोला तो आपकी क्लास में धौनी आने लगी। इसका मतलब चकवा चकवी की कहानियां जानते हो? नहीं जानते? चकवा चकवी कहानी बचपन में नहीं सुना? देखो, एक जंगल था, ये मान लो केवला देवी था। इसमें चकवा और चकवी दो रहते थे। दोनों प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चकवी कहीं गई थी और उसके जो पंख थे उनमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई चोट लग गई, उड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। चकवा ने उसकी देखभाल की, मरहम पट्टी लगाई, फिर भी चकवी बिल्कुल कुछ नहीं है। चकवा पूछता है कि जान ऐसे क्यों नाराज है ना? तो चकवी कहती है कि मुझे डर लग रहा है। बोला, डर किसका? कि तुम कहीं छोड़ के मुझे उड़ तो नहीं जाओगे, कि कहीं कोई समस्या आ जाए, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा और कहीं तुम उड़ के चले जाओ। भाई साहब, चकवा चकवी से बेहद मोहब्बत करता था। चकवा जोश में आ गया और इतना कहते ही चकवा ने क्या किया? अपने पंख उखाड़ करके फेंक दिए। पंख उखाड़ करके फेंक दिए। ये ले, तेरा डर खत्म कर, मेरे पंख ही नहीं है तो उड़ूंगा कैसे? जैसे एक दो दिन हुए, चकवी के पांव जो पंख थे वो तो ठीक हो गए। अब दुर्भाग्य से वहां आग लग गई जंगल में, और जैसे आग लगी, चकवी तो जैसा हमेशा से होता है भाग गई और चकवा वहीं रह जाता है। लेकिन आग लगने से पहले ही चकवा मर गया था। अटेका गोवा पड़ा गया। तो वो अपनी चोंच से लिख के मरता है कि काश एक बार तो कहा होता कि मैं आपको भी ले चलती हूं। भाई एक बार तो बोला खतरा है खतरा, ये कह के चकवी रफो चक्कर चप्पल जूते लिए रात में फरार जैसे होती है वैसे, है ना। इसलिए वो चकवा चकवी की कहानी यहाँ प्रसिद्ध है। इसलिए कभी भी चकवियों के चक्कर में नहीं आना है, भरोसा नहीं है चकवियों का।
कहीं कर बर्बाद कर लो। चलो, मतलब आग लगने से पहले ही चकवा मर जाता है यहाँ, दिल तोड़ दिया बेचारे का। तो चकवा चकवी पाए जाते और आ लाइन कौन सार हो रहे हैं। भाई रे मक्खी भी तगड़ी है। चलो अब देखो, यह दूसरा सर्प उद्यान घोषित किया गया है। दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। दूसरा सर्प उद्यान स्थापित किया गया है। इसका मतलब हमें प्रथम भी याद रखना है। प्रथम सर्प उद्यान जो है कोटा है। यहां पाइथन पॉइंट्स पर अजगर देखे गए हैं। क्या है? पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जाते हैं। तितली की 71 प्रजातियां यहां पाई जाती है। कितनी? 71। तितली की 71 प्रजातियां पाई जाती है। ये राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल है। ये राजस्थान का प्रथम रामसर स्थल है। 1981 में घोषित किया गया था इसे। तो ये राजस्थान का पहला रामसर स्थल है, अर्थात ये प्रथम वेटलैंड है, अर्थात ये प्रथम नम भूमि आदर स्थल है। किसके सहयोग से स्थापित? तो ऑस्ट्रिया के सहयोग से। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग है जिसकी राजधानी वियना होती है, वो ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी कैनबरा होती है। अलग अलग बातें हैं ना। तो सहयोग ऑस्ट्रिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। जल मगन बबूल पाए जाते हैं। जल मगन बबूल पाए जाते। इस जो अभ्यारण्य है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, इसको जो बनाने वाले आदमी थे वो था भरतपुर का शासक किशन सिंह। एक बार वो स्विट्जरलैंड गया था। जब वो स्विट्जरलैंड गया तो वहां क्या देखता है? वो एक झील देखता है। एक झील के किनारे शानदार दृश्य देखता है। उसके बाद में उसे लगता है कि मैं भी ऐसी कोई जो है स्थान जो है वो डेवलप करूंगा। तो बाद में वहां से प्रेरणा लेकर के ये केवलादेव गणा पक्षी विहार की स्थापना करता है। भरतपुर के शासक किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की एक झील के आधार पर बनाया था। इसको एक झील से प्रेरणा लेकर के इसकी स्थापना की है। फिर देखिए इसका प्रारंभिक नाम था वो था क्योलादेव। जैसे ये औरतें बैठी है, मानो मैं कहूंगा और औरतों सुनाओ क्या हाल है, या और महिलाओं सुनाओ क्या हाल हो। अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी छांटूंगा तो मैं कहूंगा क्यों लेडियों क्या हाल है। ये देखो नाम, देखो क्यों लेडियों नाम आ रहा है ना। कोई हार्ड नहीं है, दिखने में अपन को हार्ड दिखता है लेकिन एकदम इजी है। क्यों लेडियों, पे लो क्यों लेडियों। अच्छा, वैसे जो केवलादेव गणा पक्षी विहार है, इसका जो नाम पड़ा है एक शिव मंदिर के नाम पर नाम पड़ा है। इस पुलिस में आया था ये पर्सन। इस अभ्यारण्य का नाम शिव मंदिर के नाम पर पड़ा है। बाबर ने बाबरनामा लिखा था। उस बाबरनामा में इस केवलादेव गणा पक्षी विहार की चर्चा की है। बाबर ने बाबरनामा में
बाबरनामा में इस उद्यान का उल्लेख किया, इसका उल्लेख किया था। विश्व के टॉप 10 अभयारण्यों में शामिल है ये। विश्व के टॉप 10 अभयारण्यों में शामिल है ये। टॉप 10 अभयारण्यों में इसको शामिल किया गया है। फिर देखिए, ये स्वर्णम त्रिकोण परिपथ पर स्थित है। ये स्वर्णम त्रिकोण परिपथ मतलब ये गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, जो जयपुर, दिल्ली और आगरा इन पर स्थित है। ये ट्रायंगल जो है वो जयपुर, दिल्ली और आगरा पर है, तो उस पर ये स्थित है। यहां मोथा एवं इंचा घास पाई जाती है। इंचा घास पाई जाती है, जानते हो ना? ये तो मोथा, इंचा, मोक्त्या, रे मोक्त्या। इंचा घास तो उलझीली है, एकदम उलझी हुई घास होती है, ऐसे गुथी हुई होती है, तो पक्षी उसमें उलझ जाते हैं और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये यहीं पर एक यहाँ पक्षियों का प्रिय भोजन जो है, पक्षियों का प्रिय भोजन, यह कुटट्टू है। कुटू नहीं कि पक्षियों को कुटू है, ये इनका प्रिय भोजन है। ये बड़े चाव से इसको खाते हैं। वैसे जो पक्षी है वो पक्षी कब आते हैं? तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में ऑन होते हैं। ये ऑन का मतलब समझ गए, अक्टूबर नवंबर। और कब जाते हैं? तो फरवरी मार्च में जाते हैं। एफएम लेकर के चले जाते हैं। एफएम फरवरी मार्च हो गया ना, मतलब ये शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु होती है तब यहाँ होती है। देखो भयंकर सर्दियां पड़ती है, साइबेरिया में बर्फ गिरती है, तो वहां ज्यादा ठंड होने की वजह से ये यहाँ आते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए यहाँ आते हैं और अपना एफएम लेकर के वापस चले जाते हैं। एफएम मतलब चिड़कलियां और बच्चे आगा, तो उनको लेकर के वापस लौट जाते हैं। यहाँ पानी जो आता है, पानी अजान बांध से, साथ में पांचना बांध जो करौली का है वहां से, और गोवर्धन डैम जो है उससे आता है। तो इनसे पानी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नदियां भी हैं। बाणगंगा गुजरती है इधर से, और गंभीर नदी जो है, गंभीर नदी, ये नदियां जो हैं इसी अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी गुजर रही है? बाणगंगा, गंभीर। और जो पानी आ रहा है वो अजान बांध, पांचना, गोवर्धन जो ड्रेन बनाया गया उससे जो है पानी इसमें आता है। क्योंकि इतनी सारी हजारों लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं, और आप देखिए कितनी दूर से उड़ करके आते हैं, तो उनके लिए पानी की आवश्यकता आवश्यक है, नहीं तो ये पक्षी यहाँ पर बेचारे मर जाएंगे। एक भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय, और उस वायसराय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम बताया मैंने? लॉर्ड लिनलिथगो। ये आया था 1938 में अपने सहयोगी विक्टर हॉप के साथ। सहयोगी कौन था? विक्टर हॉप। इन दोनों ने मिलकर के यहाँ 4200, बेहतर है क्या? 73 इतने परिंदों की, मतलब 4273 परिंदों की हत्या की थी एक दिन में। मतलब बंदूक से एक ही दिन में लगभग 4300 हो गए। लगभग 4300 परिंदों की क्या कर दी इन्होंने? हत्या की थी यहाँ पर। इनको मजा आ रहा था, बताओ, पक्षी मारने में मजा आ रहा था। अब इतने सारे लाखों की संख्या में इधर पक्षी है, तो गोली चलाएंगे तो कोई तो मरेगा ही।
हाँ, ये कह रहा था वाह इस बार इतने मारे, इस बार इतने मारे। एक दिन में कितने मारे? 4273 परिंदों की क्या कर दी? हत्या कर दी। चलो देखो, केवलादेव का पक्षी यार अपने भरतपुर में 29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि 29 है तो एकदम छोटा हो गया। फिर 1956 में इसको बनाया गया था अभ्यारण्य, और राष्ट्रीय उद्यान बना 1981 में बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान, और ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में, तो 1985 में किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर आ जाइए, सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ विदेशी पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी आते हैं? विदेशी पक्षी, जिनमें अपना देखा साइबेरियन सारस या क्रेन जो आते हैं। फिर यहाँ रूस से आते हैं। कहां से आते हैं? रूस से। हेम पक्षियों की तीर्थ स्थली है, तो यही कह सकते हो पक्षी प्रेमियों की तीर्थ स्थली भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? पक्षी प्रेमियों की तीर्थ स्थली। एक बड़ा शानदार पर्सन है डॉक्टर सलीम अली, बहुत मोस्ट है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध रहा, उसकी कर्मस्थली रही है ये, और इसने एक पुस्तक लिखी थी यहाँ स्पीसीज, तो ये पुस्तक लिखी थी यहाँ। फिर है पक्षियों का संसार कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली यहाँ पर रही है, पुस्तक स्पीसीज है। पक्षियों की शरणा स्थली है, क्या है? शरणा स्थली, और इनका सबसे बड़ा प्रजनन स्थली है। पक्षियों का स्वर्ग है। पक्षियों का एशिया का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चिल्लाने वाला पक्षी रोजीपिस्टर पाया जाता है। चकवा चकवी पाए जाते हैं। और दूसरा सर्प उद्यान है। पहला तो कोटा में पाइथन पॉइंट्स पर क्या देखे जाते हैं? अजगर देखे जाते हैं। तितली की 71 प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और फरतम रामसर स्तर है जो 1981 में घोषित, अर्थात ये एक हमारा वेटलैंड है, मतलब नमभूमि क्षेत्र है, और ये ऑस्ट्रिया के सहयोग से स्थापित किया गया। जलमग्न बबूल जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। भरतपुर के शासक किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की एक झील से प्रेरणा लेकर इसको बना दिया था। फिर है इसका प्रारंभिक नाम था क्योलेडियो। क्या नाम था? क्योलेडियो। और अभ्यारण्य का नाम जो पड़ा वो एक शिव मंदिर के नाम पर पड़ा है। बाबर ने बाबरनामा में इस उद्यान का उल्लेख किया है। विश्व के टॉप 10 अभ्यारण्यों में इसको शामिल किया गया है। और सोनम त्रिकोण परिपथ मतलब गोल्डन ट्राइगल जो कि जयपुर, दिल्ली और आगरा है, उस पर ये स्थित है। फिर है मोथा और इंचा घास जो है वो यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा इनकी प्रिय घास जो है, कुट्टू जो है, वो यहाँ पाई जाती है। पक्षी अक्टूबर नवंबर में आते हैं। फरवरी मार्च में प्रजनन के पश्चात ये अपने संतान को लेकर लौट जाते हैं। और पानी अजान बांध, करौली के पांचना बांध और गोवर्धन ड्रेम से आता है। बाणगंगा, गंभीरी, 2 यहाँ पर नदियां गुजरती है। भारत का जो वायसराय था एक लॉर्ड लिनलिथ को या 1938 में अपने सहयोगी विक्टर होप के साथ आकर के 4273 परिंदों की हत्या कर देता है ये। और यहाँ प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला बनाई गई। ठीक है, वन्य जीव प्रयोगशाला बनी है जो कि फरतम है। इसके साथ ये आपका अभ्यारण्य खत्म। उसके पश्चात अपन अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे, वो है आपका मुकुंदरा हिल्स। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है अपना मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। उद्यान लिख लो, पार्क लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये
कोटा में है, ये झालावाड़ में है, ये बूंदी में है और ये चित्तौड़गढ़ में। मुख्य रूप से तो आपके 2 जिले आते हैं कोटा झालावाड़ में, लेकिन वैसे इसका एरिया बूंदी चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। इतनी दूर में फैला हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल भी तो बढ़ गया होगा। 759.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या कहोगे, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने राजस्थान का। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखिएगा, ये जो मुकुंदरा हिल्स है, इसको अभ्यारण्य जो बनाया गया वो कब बनाया गया, 2004 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2004 में। फिर देखिए, ये जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान भी तो बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान वो बनाया गया था 2012 में। अब देखिए, ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा है। फिर यहाँ बाघ परियोजना भी बनाई गई। बाघ परियोजना बोल दो या टाइगर प्रोजेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ये बनाई गई 2013 में और ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। ये राजस्थान की कौन सी बाघ परियोजना है, ये राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। ठीक है, तो राजस्थान की कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की बाघ परियोजना है। चलिएगा, इसका नाम अलग अलग समय में अलग अलग किया गया। तो 2000 आपके बात करिए 3 में मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका नाम कर दिया राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया, नेशनल पार्क। अब 2006 में क्या हुआ कि वसुंधरा जी आ गई, सीएम बन गई। तो वसुंधरा राज्य ने इसका नाम बदल करके जो है वो कर दिया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया। वसुंधरा जी का कहना था कि इसका नाम मुकुंदरा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध शासक हुए राव मुकुंद सिंह कोटा के, तो उसके नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, मुकुंदरा हिल्स। इसको दर्रा वन्य अभ्यारण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। अभी ये प्रश्न सीईटी के एग्जाम में आया था, अभी सीईटी में अभी ये प्रश्न आया था, देख लो ऐसा कैसा उठ के आया है प्रश्न। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। चलिएगा, फिर है या मानव सेल आश्रय के प्रमाण मिले, मतलब मानव के सेल मतलब चट्टान पर क्या बने हुए मिले, चित्र। तो मानव सेल आश्रय के प्रमाण मिले हैं। तो मानव सेल आश्रय के यहाँ क्या मिले हैं, प्रमाण जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। यहाँ सर्वाधिक घड़ियाल और सारस पाए जाते हैं। सर्वाधिक घड़ियाल एवं सारस पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, घड़ियाल और सारस जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक घड़ियाल और सारस कहाँ पाए जाते हैं, अपने मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा, यहाँ गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो मानव की तरह बोलते हैं। यहाँ गागरोनी तोते पाए जाते हैं और जानते हो कैसे बोलते हैं, मानव की तरह। इनके अन्य नाम भी हैं, तोता का अन्य नाम भी हैं। तो टुईया, हिंदोंगा
आकाश, लोचन, हीरामन, तोता तो है ही कि तोता ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये अन्य नाम है। इस अभ्यारण्य में गागरोन दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग एवं अबली का महल भी है। यहाँ अबली मीणी का महल है। अरे फुट, ये तो देख के आ गया, लेकिन इसको क्या देखते अबली मीणी को? फूटे हुए क्या देखेंगे यार। दुर्ग, मैंने दुर्ग आपको भी दिखाया था, फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर डाला था ये मैंने। तो क्या है, चारों तरफ घास फूस उगा हुआ है, फूट फाट करके हो गया। आपको याद हो मैंने उसमें छतरी वगैरह दिखाई है पीपा जी की, अब वो शायद 5-6 किलोमीटर दूर हम चले तब आई थी, लेकिन पढ़ाते समय पढ़ते गागरोन दुर्ग में ये है, गागरोन में वो है, बल्कि ये गागरोन में घास है, गागरोन में झाड़ियां हैं, गागरोन में गंदगी है, ऐसी बातें हैं। झाड़ फूक उगा है, कुछ नहीं है। हाँ चारों तरफ, हाँ वो नदी वाला सीन बड़ा शानदार है। काली सिंध आहू नदियों का संगम जो सीन है ना, वो एकदम बेहद शानदार, क्यों नदी बह रही थी, बहुत शानदार है। तो वो सब बढ़िया है। बाकी तो फूटी हुई दीवारों का क्या देखना, लेकिन ये है कि अपन पढ़ते हैं ना कि दीवारें इतनी चौड़ी, वास्तव में मैंने उस वीडियो में बताया है कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी दीवारें हैं। नियम नहीं है, नियम नहीं है उसमें, क्योंकि एकमात्र दुर्ग है जिसमें नियम नहीं है। जौहर कुंड वगैरह ये बना हुआ है, गहरा खड्डा था वो जौहर कुंड है, क्योंकि गागरोन में 2 शाखे हुए हैं, 1423 और 1444 से 2 शाखे हुए गागरोन दुर्ग में। तो ये बात है। और उस पर पट्टिका पर क्या लिखा हुआ था वो भी मैंने बताया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में गागरोन दुर्ग जो है शामिल है, तो उसका भी जो पत्थर लगा हुआ है, पत्थर पर लिख करके लगाया गया है कि ये यूनेस्को में शामिल। ये भी लिखा हुआ है कि वहां 2013 में इसको शामिल किया गया था, ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है। भाई देखो ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए देख करके थोड़ा सा होता है कि यार इतिहास में ऐसा कुछ भी यहाँ पर रहा है। अब वो लिखा हुआ था बड़ा महल, अब बड़ी महल के अंदर घुस गई, फिर मैंने देखा यार वो खाली खाली पड़ा है, रानियां तो कहाँ रहेगी अभी। लेकिन मैं एक देख के सोच रहा था यार बड़ा महल है, कुआड़ तो सही को नहीं बेटे, कुआड़ का तो सिस्टम, गेट होता है ना, गेट का सिस्टम ही नहीं है। बड़े महल में रानियां कैसे रहती होगी, खुले बाड़ा में रहती होगी। चला भाई देखो, तो ये आपका कौन सा अभ्यारण्य हो गया अपना, मुकुंदरा हिल्स हो गया। दोबारा देखो, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जो है उसमें ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल है 759.99 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य है 2004 में और राष्ट्रीय उद्यान 2012 में बना, और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ परियोजना जो है 2013 में शुरू की गई और ये तीसरी बाघ परियोजना है। फिर 2003 में अशोक गहलोत जी जो है उन्होंने इसका नाम बदल के लिख दिया राजीव गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में 2006 में वसुंधरा जी जब आई तब इसका नाम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया। फिर और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी इससे कहा जाता है। मानव सेल आश्रय के क्या मिले, यहाँ प्रमाण मिले। सर्वाधिक घड़ियाल और सारस जो है इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो मानव की तरह बोलते हैं। टुईया, हिंदू का आकाशलोचन, हीरामन भी कहते हैं। और यहाँ गागरोन दुर्ग बना हुआ है और अबली का महल है। वैसे देखो अबली का महल कोटा में स्थित है और जो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान अपन है तीनों खत्म कर लिए। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य देखो अपन पढ़ेंगे, टोटल कितने अभ्यारण्य पढ़ेंगे, 27 अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, सबसे पहले राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इसका पर्सन देखिए,
ये नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जब पता है एग्जाम में प्रश्न आता है तो गलती होने की संभावना 99% होती है। कैसे प्रश्न कैसे आता है, मैं एक प्रश्न लिख करके आपको समझाता हूं। देखो एक क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्या लिखा होगा? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये लिखा हुआ आता है। अच्छा, एक ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आ गया। फिर बे ऑप्शन मान लीजिए आ गया, मुकुंदरा हिल्स आ गया। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आ गया। फिर सी ऑप्शन मान लीजिएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान आ गया। और डी ऑप्शन इसमें जो आया वो आया केवला देवगना पक्षी विहार, ये आ गया। अब ये चार ऑप्शन बड़े शानदार है। अपन क्या होते हैं कि एग्जाम में थोड़ा समय का अभाव रहता है तो स्पीड से प्रश्न हल करना पड़ता है। तो ये प्रश्न वहां लिखा हुआ गया, अपन क्या देखेंगे, अच्छा क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल का मतलब अपन इंडियन हुआ तुरंत जानते हैं, नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। वो भी राष्ट्रीय है। फिर ओ तो राष्ट्रीय पड़ी हुई है, ओ को नहीं। ऐसा लगता है कि ये क्या है, नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है। अरे इसमें से जो ये सी ऑप्शन है सही उत्तर तो ये है, क्योंकि इसका ये कैसा बताया मैंने, नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान बताया है। अरे नाम ही है केवल राष्ट्रीय उद्यान। वो एक उदाहरण हमेशा मैं देता रहता हूं, मानो किसी का नाम खुशबू है, किसी का है तो नहीं ना, फिर सही है। तो मानो किसी का नाम खुशबू हो तो ये थोड़ी क्लास में आते हैं खुशबू आएगी, ऐसा तो है नहीं ना, केवल उसका नाम है। वैसे ही इसका नाम ही राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो समझ में आ गया, वहां सावधानी से पढ़ना है। केवलादेव में कहीं भी राष्ट्रीय लगा हुआ नहीं आता है शब्द, लेकिन ये क्या है, ये तो राष्ट्रीय उद्यान है। और जिसमें यहाँ राष्ट्रीय लिखा हुआ है वो राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, चलो अब राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो अपने है कहाँ, तो जैसलमेर और बाड़मेर, इन दो जिलों में, जैसलमेर में है और बाड़मेर में, इन दोनों जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद में इसकी क्षेत्रफल की तुलना करेंगे भाई, कितना क्या तुलना नहीं करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर। 3162 में से जैसलमेर में है ज्यादा फैला हुआ है 1900 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में जो फैला हुआ है वो 1262 वर्ग किलोमीटर है ना, ऐसे फैला हुआ है। क्या इतना बड़ा क्षेत्रफल और किसी का है? नहीं है। इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है वो कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। फिर इसका एक प्रश्न खूब आता है कि अभयारण्य कब बना, अभयारण्य कब बना। ये बना 8 मई 1981 में। खूब आता है ये अभयारण्य कब बना, तो 8 मई 1981 में। यहां पर एक गांव है, और गांव का नाम है आंकल गांव। आंकल गांव आपके जैसलमेर में, कहां है, जैसलमेर में। यहां 25 कास्ट के जीवाश्म मिले, 25 कास्ट के जीवाश्म मिले, जो कि 18 करोड़
वर्ष प्राचीन है, इसलिए इस आंकल गांव को कहते हैं आंकलवुड फॉसिल पार्क। आंकलवुड फॉसिल पार्क। ये प्रश्न सीईटी एग्जाम अभी 2024 में आया था ना, कि जीवाश्म पार्क मिला, मतलब कहाँ है, तो वो आंकल गांव जैसलमेर। तो ये प्रश्न अभी सीईटी वाले पेपर में देखा होगा आपने, ठीक है। चलिएगा, यहां डायनासोर के जीवाश्म में मिले हैं, यहां डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। यहां एक बड़ा खतरनाक सर्प भी पाए जाते हैं, जैसे सर्प है पीवना, पावना नहीं है ये, पीवना सर्प। इतना अच्छा सर्प आता है, ये किसी को काटता नहीं है, फिर भी मार डालता है। ये पीवना क्या करता है, श्वास के साथ जहर छोड़ता है। अगर कोई सो रहा है तो उसके पांव की तरफ आकर के एकदम खड़ा हो जाएगा, और वो श्वास लेता रहता है, तब क्या करेगा, उधर से विष छोड़ता रहता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से आदमी मरता है ना, उसी प्रकार इससे मरता है। गहरी नींद आएगी, इतनी गहरी आएगी कि हमेशा के लिए सो ही जाएगा। अरे कई बार वो आपने देखा होगा कि कमरे में अंगीठी जला करके, सिगड़ी जिसको आप बोलते हो, जला करके सोने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस अंगीठी से क्या होगा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जलेगा तो कार्बन निकलेगा। रूम में जो ऑक्सीजन थे वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम श्वास के रूप में अंदर लेंगे तो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या करती है, क्रिया करती है, और इसमें व्यक्ति को गहरी नींद आती है। इतनी गहरी आती है कि वो हमेशा के लिए सो जाता है, बड़ी शांति से मर जाता है इसमें। हाँ, नींद में रह जाता है, पता ही नहीं चलता। ये पीवना भी ऐसे ही करता है, अगले को सुला ही देता है हमेशा के लिए। फिर है किंग कोबरा। किंग कोबरा स्कैंड वाइपर्स सांडा, एक प्रकार का एक छिपकला है, मोटा सा छिपकली टाइप में। तो इस रसल्स वाइपर्स, ये वाइपर ध्यान में रखना, वाइपर जानते हो ना, वाइपर के नाम वाले सांप भी जो हैं, मेन सांप ये है, इसको मत भूलना आप। तो किसको, पीवना। खूब आता है कि पीवना पाया जाता है मरुस्थल में, राष्ट्रीय मरुद्यान, या तो मरुस्थल लिखा होगा नहीं तो राष्ट्रीय मरुद्यान। ये मिट्टी के कलर का आता है, ये ऐसे बिल नहीं बढ़ता, ये ऐसे हिलता है, ऐसे हिल करके ऐसे जमीन के अंदर धस जाता है, ऐसे हिल हिल के जमीन के अंदर, और मिट्टी कलर का होता है, पता भी नहीं चलता सांप है। इतना खतरनाक सांप है ये। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक बार, कहाँ गया हूं। पी कहाँ गया, देख गया तुम्हें पीवना। ये देख रहे हो मिट्टी कलर का, ये देखो मिट्टी में पड़ा, आपको नजर ही नहीं आ रहा कि मिट्टी है कि सरफ है। इस प्रकार का ये पीवना सरफ होता है। ये है पीवना सांप रे, सांप पावना थोड़ी होता है पीवना। कोई पीवना क्या होता है बोला, वो पावना की तरह थोड़ी होता है, हैं? सांडा कैसा होता है, और सारे दिखाएंगे क्या सांड सूंड भी। पीवना देखो, ये देखो मिट्टी के कलर का होता है ये, ठीक है। कैसा होता है, मिट्टी के कलर का होता है। सांडा भी देखेंगे यार, सांडा कैसे है देखे। फिर तो देखभाल रखनी को, सारे सांप थोड़ी दिखाऊंगा। किधर गया रे, कौन कौन दिखा वो चवा किलो, देख ऑटोमेटिक खुल गया। क्या है
ऐसे आता है सांडा। ऐसे आते हैं और कैसे आते हैं? हाँ, बस वैसे आता है और क्या। पीवना ही है अपने काम का। और सांडा सुंडी छिपकली टाइप का आता है कोई। चलो देखो, तो ये एक है, यहाँ गोडाउन पक्षी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोडाउन पक्षी पाया जाता है। गोडाउन पक्षी होता है, सेवण घास में रहता है वो, मतलब सेवण घास में अंडे देता है ये। कई एग्जाम में दे चुका है अंडे। हाँ, कई एग्जाम में दिए कि गोडाउन पक्षी की सरनाइश लिया, गोडाउन पक्षी अंडे किस में देता है? तो सेवण घास में अंडे देता है ना। आया भी था आपकी सीईटी में, आया था सेवण क्या है। सीईटी में भी आया प्रश्न, सेवण क्या है? तो उत्तर था घास। कितना इजी प्रश्न था, है ना। घास है, तो यहाँ सेवण घास में अंडे देता है गोडाउन पक्षी। इसे स्पीयर रिजर्व पार्क, स्फीयर रिजर्व पार्क बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। क्या बनाया जाएगा? स्पीयर रिजर्व पार्क बनाया जाएगा, ऐसा ये प्रस्तावित है। इसके अलावा ये जो है NHO अपना 15 है, वो इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरता था। पुराना अभ्यारण्य, पुराना NH है ये, जो इससे होकर के, इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरता था। इसमें IGNP का पानी आता है, IGNP का पानी आता, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसका जो पानी है वो किस में लाया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान जो है इसमें लाया जाता है। इसके अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, नामित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है। अब देखो, एक तो होता है शामिल, एक होता है नामित। ये 2009 में नामित हुआ था। नामित का मतलब सरकारें क्या करती है, यूनेस्को के पास में नाम भेजती है। मानो 10 नाम भेजे और 10 में से 3 को शामिल कर लिया, तो वो तो शामिल हो गए और बाकी बचे हुए 7 क्या हो गए? नामित। जैसे 2009 में ही अपने कालीबंगा सभ्यता का नाम भेजा था, लेकिन वो भी क्या रह गई? नामित रह गई। इसके अलावा अपनी चंबल नदी है, चंबल नदी का नाम भेजा था, तो वो भी क्या रह गई? नामित रह गई। शामिल तो जैसे जंतर मंतर है, आम चीकू गाजर के नाम से अपन 6 दुर्ग पढ़ते हैं, जयपुर का परकोटा है, तो इस प्रकार के केवलादेव का पक्षी विहार अपन ने पढ़ लिया। तो ये चीजें जो हैं वो किसमें शामिल है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। बाकी क्या है? नामित है। तो ये था आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लो इसमें है। राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताए थे ना कल, 3 प्रस्तावित है। आपको याद हो तो अपने सरिस्का प्रस्तावित देखा, राष्ट्रीय मरुद्यान और कुंभलगढ़, तीनों प्रस्तावित है। तीनों क्या है? प्रस्तावित। आगे कल पढ़ेंगे अपन। सरिस्का में 1989 में राजीव गांधी ने मीटिंग ली थी। कब? 1989 में राजीव गांधी, 91 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। 89 में मीटिंग ली थी और कहा था कि हम इसे राष्ट्रीय उद्यान बना देंगे। कब कहा था? 89 में। आज चाल रहे हो 2024, आज तक बापड़ो राष्ट्रीय उद्यान कौन बने? बताओ। जाने तो मन कांग्रेस वालों विश्वास हो रहा है। कितने साल हो गई? भला एक प्रधानमंत्री मीटिंग लेकर के, प्रधानमंत्री थे उसमें राजीव गांधी, और फिर कह रहा है कि मैं इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाऊंगा, और अब तक नहीं बना। अब राहुल माला तो भरोसा भी करेंगे वो बने लोग दे घास औलाद को लपड़ो को नहीं, क्योंकि यह है बेचारा 55 साल का कुंवारा, वक्त का मारा। चलो, तो आपने देखा राष्ट्रीय मरुद्यान ये कैसा है? नाम मात्र का है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर और बाड़मेर में है। क्षेत्रफल जो है 3162, जिसमें से जैसलमेर में 1900, बाड़मेर में, और सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है ये, वो अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य कब बना था? 8 मई 1981 में। और यहाँ एक गांव देखा आपने, आंकल गांव जैसलमेर, जो 25 कास्ट के क्या हैं? कितने पुराने हैं?
इसलिए क्या बोलोगे तुम? फिर है डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं यहाँ, पीवड़ा, किंग कोबरा, स्किन्ड वाइपर्स, तो सांडा सुंडी पाए जाते हैं। गोडाउन पक्षी पाया जाता है, उसकी शरणास्थली सेवण घास है यहाँ, और अंडे दे दिए इसने। और स्पीयर रिजर्व पार्क बनाएंगे, NH-15 गुजरता है इधर से, और IGNP का पानी आता है, अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, शामिल नहीं है।